2 साल इकट्ठे क्यों पढ़ा करते हैं? मतलब हम लोग ना ये पढ़ रहे हैं कि ये इस बार का बजट है 2025-26 का बजट है, हम ये पढ़ रहे हैं ना 2025-26 का, तो ये 25-26 दो क्यों पढ़ रहे हैं, एक ही क्यों नहीं पढ़ते हम लोग? क्योंकि प्यारे बच्चों, भारत का फाइनेंशियल ईयर और भारत का जो कैलेंडर ईयर है ना, ये दोनों अलग अलग हैं। फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो कैलेंडर ईयर की बात तो आपको अच्छे से पता है। कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। 1 जनवरी मतलब कोई भी साल लगा लो, 1 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर के बीच में जो है ना, वो हमारा रहता है कौन सा? कैलेंडर ईयर रहता है। लेकिन अगर आप बात करते हो फाइनेंशियल ईयर की, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से कब तक रहता है? तो फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड जो है वो एक्चुअली रहता है हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 1 अप्रैल से लेके और ये 31 मार्च तक रहता है। जैसे कि आप इस बार की बात करते हो, मतलब 2025 की बात कर रहे हो, तो ये जो है हमारा वो है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा और ये 31 मार्च तक चलने वाला होगा 2026 तक। इसी करके हम लोग ये 2 साल इकट्ठे लिखा करते हैं, 25 और 26। कोई भी साल का बजट हम जब पढ़ते हैं ना, तो इसी तरीके से हम लोग इसको पढ़ा करते हैं। जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था 24-25, इस बार पढ़ रहे हैं 25-26 का हम लोग। यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर जो है ना, बोथ आर डिफरेंट, दैट्स वाई हम लोग जो है ना ये साल अलग अलग पढ़ा करते हैं। पहली तो बात ये है हमारे पास में समझने की। सेकंड बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये बजट होता क्या है सर? बजट एक्चुअली एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है इंडिया के अंदर। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट का मीनिंग क्या है सर? देखो, मैंने 2 वर्ड पहले आपको समझाने हैं। एक तो होता है इकोनॉमिक सर्वे, जिसको कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। उसका भी वीडियो मैंने आपको बनाना है, जो 31 जनवरी को आता है हर साल, बजट से एक दिन पहले। यानी कि आज 1 फरवरी है, तो इससे एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण आता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको भी मैं एक अलग लाइव सेशन में आपके साथ में कवर करवाने वाला हूँगा, कल तक करवा दूंगा आपको मैं वो। अच्छा, ये आपका है अपकमिंग ईयर। देखो 2 वर्ड है, एक तो इकोनॉमिक सर्वे हो गया, एक बजट हो गया। इकोनॉमिक सर्वे में पिछला बीता हुआ साल क्या था, उसमें हमने कितना कमाया, कितना खर्चा किया, वो होता है इकोनॉमिक सर्वे। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, पैसा लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये लिख लेते हैं कि भाई कितने रुपए हम लोगों ने कमाए, कितने रुपए हमने लगाए। मैं तो कहता हूं कई बार कि आप लोगों को भी ऐसा रखना चाहिए, आप में मैनेजमेंट के गुण आते हैं। मैं अक्सर ऐसा किया करता हूं, मंथली अपने आप को चेक करने के लिए कि मैंने इस बार इस मंथ में कितने रुपए के, मान लेते हैं एग्जाम्पल से भी मैंने एक नारियल पानी ही पिया है, ठीक है ना, जैसे 50 रुपए का एक नारियल पानी पी लिया मैंने, तो उसको मैंने लिख लिया, मैंने 50 रुपए का नारियल पानी पिया, 10 रुपए का मैंने बिस्किट खा लिया। ये जब मैंने पूरा लिखा तो मंथली भाई मैंने कितना खर्चा किया था, कितना मैंने अर्न किया है, मेरा पर मंथ कितना एक्सपेंस जा रहा है, ये क्या करता है, ये मैनेजमेंट के गुण सिखाता है। और यही चीज हम भारत में देखते हैं, तो पिछले पूरे साल के अंदर कंप्लीट जो है ना, आपने कितना कमाया और कितना आपने खर्चा किया, वो सब रहता है इकोनॉमिक सर्वे में। लेकिन बजट जो रहता है वो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट रहता है। ये इसमें हम लोग आने वाले साल के लिए कयास लगाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों ने मुझे कहा कि सर मुझे ना नया फोन लेना है। मैंने कहा ठीक है, नया फोन लेना है, बताइए आपका बजट कितना है। आपने कहा सर कि लमसम मेरा बजट है 40 से 50 हजार रुपए का, और 40-50 हजार रुपए की दायरे में मुझे बता दीजिएगा कि कितना, कौन सा अच्छा फोन रहेगा। तो आप मतलब बजट पहले बता दिया, इतना लेके चले। जरूरी नहीं है कि आपको 50 हजार का लेना है, हो सकता है आपको 35 हजार का फोन बहुत अच्छा पसंद आ जाए, हो सकता है आपको 45 हजार का फोन पसंद आए, और हो सकता है आपको 55 हजार का फोन पसंद आए। बजट आप लेके चले, हम लेके चलेंगे आने वाले साल में प्रपोजल कि ये करने वाले होंगे। तो एक्चुअली ये एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है इंडिया की, जो कि यूनियन बजट के रूप में जानी जाती है। अगर आप बात करते हो सर ये जो बजट है ना, बजट शब्द है, ये बजट शब्द कहां से आया है, तो बजट वर्ड जो है ना डियर, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ये एक फ्रेंच शब्द है। और जिसका मतलब क्या है सर, जिसका मतलब एक फ्रेंच वर्ड है, कौन सा सर, बोगिटे। बोगिटे एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है लेदर बैग। मतलब यूं समझो एक लेदर का बैग है, लेदर का झोला है समझ लीजिएगा, जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं।
भाई बजट कुछ कोई अलग चीज नहीं है। जैसे मान लीजिएगा आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स को ले लीजिएगा, अभी मान लेते हैं ये मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए। इन डॉक्यूमेंट्स को मैंने एक सिंपली क्या किया, मैंने एक सिंपली एक बैग के अंदर डाल के ले आया, इनके ऊपर लिख लिया कि इस साल आने वाले किसानों के लिए इतना पैसा लगा रहे हैं, हम लोग एजुकेशन के लिए इतना पैसा लगा रहे हैं, इस बार हमारा पैसा आया यहां से है, गया यहां से है। ये जो कागज मैं एक बैग में डाल के ले आया वही तो बजट है। तो उस बैग का नाम है लेदर बैग, और उसी को फ्रेंच का एक वर्ड है बोगिटे, मतलब बैग ना कह के उसको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना, ऐसे बोगिटे नाम दे दिया हमने, यूं समझिएगा। तो ये बजट वर्ड आया है, फ्रेंच शब्द है आपका। अगर मैं आपको यह कहना चाहूं कि 1956 से पहले की बात करूं, 1956 से पहले ये वाला बजट केवल और केवल एक ही भाषा में आया करता था, और वो भाषा थी अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये बजट आता था। लेकिन आफ्टर 1956, 1956 से या के बाद में ये बजट आने लग चुका है दोनों भाषाओं में, यानी कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, बायलैंग्वेज ये बजट आता है। तो करंट में देखा जाए तो ये बायलैंग्वेज बजट आता है दोनों भाषाओं में। 1999 तक, टिल 1999, 1999 तक ये बजट होता था शाम का बजट, या कभी कभी इसको ये लिख दिया करते थे रात का बजट, क्योंकि ये वाला बजट आया करता था शाम के समय, शाम को 5 बजे जो है ना इस बजट को पब्लिश किया करते थे। लेकिन क्या हुआ, 1999 से या कह दो के बाद में इस बजट को जो है ना वो सुबह का बजट कर दिया है, यानी कि अब ये बजट सुबह 11 बजे आता है, फिक्स सुबह 11 बजे बजट आता है। 2016 तक ये बजट जो है ना वो आया करता था फेब के लास्ट में। फेब का लास्ट क्या है कि नॉर्मली तो 28 फरवरी रहती है, जिस दिन हम लोग नेशनल साइंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये 28 फरवरी के अलावा 4 सालों में एक दिन ऐसा भी आता है तब 29 फरवरी भी आ जाती है, लीप ईयर जिसको हम कहते हैं, मतलब फेब के लास्ट में इसको देते थे। लेकिन 2016 के बाद हमने क्या कर दिया, ये बजट आने लग गया फेब के शुरुआत में ही, यानी कि आपका 1 तारीख को ही बजट आने लग गया, 1 फेब को आने लग गया। और उस तक हमारे पास ये भी कंडीशन थी कि रेल बजट अलग आता था, आम बजट अलग आता था, फिर इनको मर्ज कर दिया और बाद में अब ये बजट, रेल और आम बजट दोनों इकट्ठे ही आते हैं, मर्ज बजट ही आते हैं अब ये। ठीक है सर। तो यूनियन बजट में क्या क्या है सर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, मतलब क्या हमारा कमाई है और क्या खर्चा है, उसकी स्टेटमेंट होती है फॉर द एंड ऑफ द ईयर पर्टिकुलर फिस्कल ईयर। एक पर्टिकुलर फाइनेंस ईयर के अंदर, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हमारा खर्चा और हमारी कमाई, उसकी एक रिपोर्ट होती है यूनियन बजट में, और एस्टिमेट होता है आने वाले साल का, अपकमिंग ईयर का एस्टिमेट होता ही है ना। घर परिवार में घर चलाने के लिए होता ही है कि एस्टिमेट लगाना होता है कि हमें इस बार हमारा भाई मंथली ये आना है। अब हर कोई अपने घर को देख के ही खर्चा करता है कि जितने चद्दर उतने ही पैर पसारने चाहिए, वैसे तो बुजुर्गों की कहावत है, और उसी हिसाब से ही हम लोग देख के चलते हैं। भाई देखो हमारी कमाई ये है, हमें ये साधन लेना चाहिए, ये सामान ले लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा बजट इतना है, हम आउट ऑफ एक्सपेंस नहीं होना चाहते। तो यही एस्टिमेट्स लगाते हैं हम लोग, ऐसे ही एस्टिमेट लगा के चलते हैं हमारे देश के अंदर, यानी कि एस्टिमेट ऑफ द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर। जैसा कि सर ने कहा कि बजट जो है ना ये ओरिजिनेट हुआ है कहां से, एक फ्रेंच वर्ड से। इस फ्रेंच शब्द का मतलब क्या है सर, बोगिटे, बोगिटे वर्ड से आया है, एंड विच मींस लेदर बैग। ये एक लेदर का बैग है आपका, ठीक है ना। लेकिन बात करें आप लोग इस लेदर बैग की, तो हमारे प्रीवियस इतिहास को देखा जाए, पुराने हमारे वित्त मंत्री रहे होंगे, वो हमेशा इस ब्रीफ केस के अंदर लेके आते थे। पहले पुराने सालों के अंदर जो है ना हमारे जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक ब्रीफ केस है वो कैरी करते थे, ये एक ट्रेडिशन रहा है। ये ब्रीफ केस के अंदर ही लाल कलर का सा ऐसा ब्रीफ केस होता था, इसी के अंदर ही बजट क्यों आता था सर, क्योंकि अगर मैं थोड़ा इसकी शुरुआती दिनों में जाऊं, बिल्कुल शुरुआत के अंदर जाऊं, तो बात यूं है, इस ब्रीफ केस का नाम आपको बताता हूं पहले। इस ब्रीफ केस का नाम है गोल्ड स्टोन बॉक्स। इसको गोल्ड स्टोन बॉक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर इस बजट की शुरुआत हुई थी सबसे पहले। फर्स्ट टाइम जो है ना ब्रिटिश लोगों ने इसको यूज किया था 1860 के अंदर। आप कौन है, आपका नाम है विलियम गोल्डस्टोन, आपका नाम है विलियम गोल्डस्टोन, और आपने सबसे पहले इस ब्रीफ केस के अंदर ये बजट लेके आए थे ये, ठीक है ना।
हालांकि विलियम गोल्डस्टोन जो ना सबसे पहले लेके आए थे, याद रखिएगा आप लोग, 1860 के अंदर लेके आए थे, ब्रिटिश लोग लेके आए थे, आप यूं याद रख लीजिएगा। और ये ब्रिटेन के लोग बहुत लंबे टाइम तक इसका यूज करते रहे हैं। आपको दिख रहा है ये घिस गया है, ठीक है ना। द ओरिजिनली ब्रीफ केस हैड बिकम सो शेडली, मतलब बहुत ओरिजिनल ब्रीफ केस जो ना घिसा गया। 2010 तक इसको ब्रिटेन यूज करता आया है, 2010 में इसको रिटायर्ड किया इन्होंने, तब तक तो ये यूज होता ही गया है। तो 1860 में विलियम गोल्ड स्टोन जो है ना वो इसको लेके आए थे, याद रखिएगा आप लोग। ये वाला ब्रीफ केस है, ठीक है ना, याद रखिए, ये पर्सन की बात नहीं कर रहा मैं, इस ब्रीफ केस की। आप ये ब्रीफ केस जो है ना इसको लेके आए थे और 1860 के अंदर विलियम गोल्डस्टोन, इसी करके इसका बॉक्स का नाम या इस ब्रीफ केस का नाम जो है ना वो ग्लैडस्टोन बॉक्स है, ग्लैडस्टोन, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ग्लैडस्टोन। इसको भी आप ग्लैडस्टोन कह सकते हो, चलेगा, ठीक है। लेकिन लंबे समय से ये ग्लैडस्टोन बॉक्स हम यूज करते आए। भारत में निर्मला सीतारमण जी ने आते इस ट्रेंड को चेंज किया और इस ग्लैडस्टोन बॉक्स की जगह पे 2019 से हमने एक नाम दे दिया इसको, बही खाता। अब हम इसको बोल भले ही बजट देते हैं, लेकिन भारत में ये बही खाता के रूप में आता है। सर ये बही खाता क्या होता है? तुम लोगों ने ना सुना होगा, अगर आप गांव से संबंधित हो तो, कि गांव में या शहरों में, मंडियों में आड़त की दुकान होती है, आड़तीये बैठते हैं और उन आड़त की दुकान में ना कुछ मुनीम लोग बैठते हैं और वो एक लाल रंग की बुकलेट सी रखते हैं, किताब सी रखते हैं, उसके अंदर हिसाब किताब लिखते हैं कि उनके पास कितना अनाज आया, कितनी उधारी दी गई, हमने कितना कमाया, महीने का लेखा जोखा ऑडिटिंग रिपोर्ट जो है ना वो तैयार कर लेते हैं। वो जो किताब रखते हैं ना वो बही खाता, कहते हैं मुनीम का काम है भाई बही खाता रख लेना। शादी ब्याह में भी बाना लिखा करते हैं, तो भी कोई लाल रंग की बुकलेट है ना, किसने कितना पैसा दिया है, कन्यादान दिया है, एज ए गिफ्ट दिया है, तो इस तरीके से बही खाता लिख लेते हैं ना। तो हमारे भारत में भी इसको क्या कर दिया, बजट को उस ब्रीफ केस जो ग्लैडस्टोन बॉक्स था उसको रिप्लेस किया एज ए बही खाता। 2019 में निर्मला सीतारमण ने रिप्लेस द ब्रीफ केस विद द ट्रेडिशनल बही खाता और क्लॉथ, एक लाल रंग का कपड़ा इसलिए आप समझ गए होंगे कि वो रेड कलर का बुकलेट था, उसे कोरिलेट करने के लिए हम लोगों ने जो है ना ऐसा कर दिया है, ठीक है ना। तो एक चीज तो आपकी ये हो गई है, समझ में आ गई। अब इंपॉर्टेंट बात और क्या हुई कि 2021 से इसको हम लोगों ने ई बजट कर दिया। मतलब सर कि अब हम जो ट्रेडिशनली वो बही खाता बुकलेट लाल रंग की लेके आ रहे थे ना, उसको रिप्लेस कर दिया एज ए टैब। मतलब अब हम बजट को टैब के थ्रू पब्लिश करने वाले होंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैड रीड आउट द बजट फ्रॉम अ टैबलेट फॉर द फर्स्ट टाइम। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने अपने बजट को टैब के थ्रू जो है ना पब्लिश करना स्टार्ट किया इन द ईयर ऑफ 2021। एक कारण भी था इसका। क्यों कारण था? अगर आपको याद हो तो 2020 और 21 का जो साल था ना, वो साल बहुत ही ज्यादा डेंजरस था इंडिया की इकोनॉमी के लिए देखा जाए तो, या इंडिया के लिए इमोशनली देखा जाए तो भी, क्योंकि बहुत हम लोगों ने इकोनॉमी में लॉस किया है और बहुत हम लोगों ने अपनों को भी खोया है इन सालों में, क्योंकि ये साल कोविड का साल था। कोविड एक वायरस है, कोरोना वायरस डिजीज थी जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वाली थी। क्योंकि मैंने कहा कि बजट होते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि पूरे डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना आपके कंप्लीट ऐसे चलने वाले होंगे, तो पर्सन टू पर्सन अगर वो डॉक्यूमेंट जाएंगे तो ये बहुत हद तक चांसेस है कि डॉक्यूमेंट से किसी एक पर्सन दूसरे पर्सन के अंदर जो है ये हो सकता है कि वायरस फैल ना जाए। इसलिए क्यों ना इसको ऐसा किया जाए कि वाया टैब के थ्रू ही पब्लिश कर दिया जाए। भाई टैब के थ्रू पब्लिश कर दिया जाए, वो एक जो उसका पीडीएफ है वो शेयर कर दिया जाए किसी दूसरे को। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसको आप पीडीएफ के रूप में, वो ई डॉक्यूमेंट है, सबके साथ शेयर हो जाएगा। जिसको चाहिए वो प्रिंट निकाल लेगा, अदरवाइज वो पीडीएफ के फॉर्म में ही देख लेगा। तो तब से ये ट्रेडिशन चल गया, उसके बाद में टैब का ही बजट चलता आ रहा है। तो 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसको बजट को टैब के थ्रू पब्लिश करना स्टार्ट किया है। हालांकि वो टैब जो है ना उसको रेड केस में ही लेके आ रही है। ये रेड केस यानी कि लाल कलर का उसका कवर है, यूं समझ लो लाल कलर का बैग है, उसके अंदर जैसा कि आपको ये फोटो में दिख रहा है। ये फोटो पुरानी है, जिस टाइम पे टैब के साथ आया था उस टाइम पे हमारे भारत के राष्ट्रपति जी थे, इनका नाम था रामनाथ कोविंद जी। ठीक है सर, आगे बढ़े हम लोग। तो बजट अब तक सर कितनी बार, मतलब सिंस 1947 से कितनी बार हम बजट जो है ना वो दे चुके हैं, पब्लिश कर चुके हैं। तो सिंस 1947 से अब तक हम लोग 92 यूनियन बजट आ चुके हैं, इंक्लूडिंग 12 इंटरिम बजट भी आ गए। इंटरिम बजट जानते हो क्या होते हैं? जैसे पिछली बार 2024 का 1 फरवरी का जो बजट था ना, ठीक एक साल पहले, वो इंटरिम बजट था।
जिस साल सरकार के चुनाव होने होते हैं ना, वो इंटरिम बजट होता है एक्चुअली। आप कहोगे सर इतने साल तो देश को आजाद हुए नहीं हुए, तो इतने कैसे आ गए? क्योंकि इसमें इंटरिम बजट इंक्लूडेड है, इस करके ये हो गया। और एक बात और है कि सरकारों का कार्यकाल लगातार नहीं, बीच में जो है ना सरकार बनी टूटी, इस तरीके से ये 92 हो गए। और इस बार वाला यानी कि 2025-26 का बजट है निर्मला सीतारमण जी का, तो ये 8वां है, लेकिन भारत का 93वां बजट है। ये टेबल करने वाली है 8th एंड द कंट्रीज 93 बजट ऑन सैटरडे, यानी कि आज के दिन ये बजट जा रहा है। सबसे ज्यादा बार बजट हमारे भारत में पेश किया है मोरारजी देसाई ने, जो बाद में आगे जाके हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। इसके बाद कांग्रेस के पी चिदम्बरम सर हैं, उन्होंने सेकंड स्पॉट आते हैं विद 9 टाइम बजट, 9 बार उन्होंने बजट पेश किया है। आजादी का सबसे पहला बजट जो है ना, वो आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा नवंबर 1947 के अंदर है, वो पब्लिश किया गया। और आप देखिएगा मोरारजी देसाई 10 टाइम सबसे ज्यादा है, पी चिदम्बरम साहब 9 टाइम्स है। अब तक की बात है, आज वाले को छोड़ के, तब प्रणब मुखर्जी साहब थे, उन्होंने 7 बार कर दिया, लेकिन अब जो है ना इसमें आज निर्मला सीतारमण का नाम ऊपर आ गया है, ठीक है ना। ये अब तक का आंकड़ा था, अब निर्मला सीतारमण 8 बार आ चुकी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट। और महिलाओं में सबसे ज्यादा बजट, क्योंकि यही है जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है, ये याद रखना आप लोग, 8 बार बजट पेश कर चुकी हैं ये। इस बार का जो बजट था ना, इस देखो बजट का सेरेमनी होता है पूरा। बजट का सेरेमनी में क्या होता है, निर्मला सीतारमण जी अपने घर से आएंगी, उसके बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसका काम होता है बजट को प्रिपेयर करना, वो इस डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे। जो लोग हैं इसके इंपॉर्टेंट अधिकारी, उनके साथ में एक फोटो सेरेमनी होता है। ऐसा फोटो सेरेमनी हुआ, टीम के साथ में वित्त मंत्रालय के गेट पे तस्वीर खिंचवाई। इसके बाद में जाना होता है राष्ट्रपति भवन में। लेकिन राष्ट्रपति भवन में जाने से पहले इस बार निर्मला सीतारमण जी ने जो साड़ी पहनी थी ना, वो बहुत प्यारी साड़ी थी। अब बहुत प्यारी साड़ी है, ये साड़ी अपने आप में बहुत खास है। क्यों है सर? क्योंकि इस साड़ी के ऊपर पेंटिंग बनी हुई है, वो है मधुबनी पेंटिंग, जो बिहार की ऑफिशियली आपको पता है जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाली पेंटिंग है, बिहार की पेंटिंग है। एक्चुअली इनको जो है ना अभी 2 महीने पहले ही पद्मश्री विजेता दुलारी देवी ने ये साड़ी 2 महीने पहले इनको गिफ्ट की थी। मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी हाफ शोल्डर रेड ब्लाउज के साथ में इन्होंने पहनी थी। और अब विपक्ष पार्टी, तो आपको पता है विपक्ष पार्टी क्या कर रही है। विपक्ष पार्टी जो है ना इन पे ये कयास लगा रही है, क्योंकि इस साल विधानसभा के चुनाव है, बिहार विधानसभा के चुनाव है, कहते ये बिहार की तरफ थोड़ा ज्यादा झुक रहा है। हालांकि मैं लोगों के बारे में बताऊंगा जिन जिन ने प्रतिक्रिया दी है, वो लास्ट में आपको। ये साड़ी आपने पहनी थी, ये कंप्लीट जो है ना, हालांकि बहुत प्यारी लग रही है, मैं इनको ताई जी बोलता हूं प्यार से, ठीक है। तो ताई जी बहुत प्यारी लग रही हो आप साड़ी के अंदर। मधुबनी पेंटिंग वैसे अपने आप में बहुत खास है, ठीक है। ताई जी ने अभी हमारी ताई जी ने, मैं देखो प्यार से ताई जी कह रहा हूं इनको, तो समझ जाना, जहां पे ताई जी कहूं वहां पे वित्त मंत्री ही है। अभी जब अच्छा वहां से क्या हुआ, अब ये फोटो खिंच गई, ठीक है ना, बीच में साड़ी की बात आ गई थी क्योंकि इसमें मधुबनी पेंटिंग वाली बात थी, तो करके अब फोटो खिंच गई। इसके बाद में कहां जाना होता है, इसके बाद जाना होता है राष्ट्रपति भवन में। एक जस्ट फॉर्मल मीटिंग होती है, चाय एक घूंट चाय हो जाती है, और चाय से ज्यादा जरूरी है ये वाली सेरेमनी, दही चीनी की सेरेमनी। राष्ट्रपति क्या करते हैं, वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाते हैं। आप लोगों ने शायद सुना होगा, जब आप छोटे होते थे, स्कूल जाते थे, एग्जाम होते थे, तब मम्मियां क्या करती थी, दही चीनी और तुलसी। मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि जब एग्जाम होते थे, बोर्ड के एग्जाम होते थे, तो मम्मी क्या करते थे कि दही चीनी और तुलसी जो है ना खिला के भेजते थे कि आज एग्जाम अच्छा हो। शुभ काम के लिए जनरली दही चीनी या तुलसी ऐसे खिलाया जाता है अक्सर, तो वही काम यहाँ पे है। अब भारतीय हिंदू रीति रिवाजों में परंपरा रही है, ये परंपरा को फॉलो किया जा रहा है। वित्त मंत्री अपने घर से सबसे पहले राष्ट्रपति भवन पे फिर जा रही हैं। राष्ट्रपति भवन से बजट पेश करने की अनुमति ली जाती है, एक जर्नल फॉर्मेट कह सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। और राष्ट्रपति ने दही चीनी खिला के उन्हें शुभकामनाएं दी। हमारे देश की परंपरा है, कुछ भी शुभ काम करते हैं उससे पहले हम लोग दही चीनी खाते हैं, ठीक है सर। अब आ जाता है बजट की बारी। बजट जो दिया है सर, वो कितने मिनट का बजट पड़ा है इस बार, ये भी खास है। 77 मिनट बजट पड़ा है। इस दौरान इन्होंने 4-5 बार पानी भी पिया था, एक बार जो है ना अपना चेहरा भी साफ किया था। 77 टाइम जो है 77 मिनट जो है ना बजट दिया है। 77 मिनट का मतलब बजट भाषण था।
मेरा एक सवाल है तुमसे अभी, या तो अभी बता सकते हो तो अभी बता दो लाइव में ही, और चाहे आप मुझे बता सकते हो अपने होमवर्क में बता देना। सबसे लंबा बजट भाषण जो है ना निर्मला सीतारमण जी का, वो कब का रहा है? सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण जी ने वो कब पेश किया था? इनका कौन से ईयर का था और कितने मिनट का था सबसे लंबा बजट भाषण? आप मुझे कमेंट में बताना, आपके लिए छोड़ रहा हूं ये क्वेश्चन में। अब हमारा जो बजट है उस पे किस बात पे फोकस किया गया, मतलब जर्नी क्या थी, जर्नी ऑफ डेवलपमेंट क्या है, शुरुआत कहां से की गई? शुरुआत एक्चुअली थी फ्यूल रिफॉर्म्स। देखो, भारत देश है, वो भारत देश चल किससे रहा है? कोई भी देश है वो चल किससे रहा है? फ्यूल से चल रहा है। फ्यूल एक्चुअली क्या है? इकोनॉमी का एक साधन है। तो हम लोग इस बार ग्रीन फ्यूल पे, बायोफ्यूल पे खास ध्यान रखेंगे। उसमें भी खास तौर पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे खास ध्यान देने वाले होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम लोग खास ध्यान देने वाले होंगे, इस बात को ध्यान रख लेना आप लोग। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लोग सस्ता करने वाले हैं। आज के बजट में यही खास बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लोग सस्ता करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग क्या है कि गाइडिंग स्प्रिंट इंक्लूसिविटी, मतलब ये है कि हम लोग भारत में जितने भी लोग हैं भारत के, उनको साथ लेके चलने वाले होंगे। भारत के सभी लोगों को साथ लेके चलेंगे, हमारा काम ये भी है। साथ लेके चलेंगे तभी तो जाके हम लोग ना इस डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, दैट इज विकसित भारत। भारत का टारगेट है कि हम विकासशील भारत है फिलहाल के लिए, 2047 तक इसको हम विकसित भारत में कन्वर्ट कर दें। कब हो पाएगा? जब हम लोग इन इंजन पे काम करेंगे। पहला इंजन है एग्रीकल्चर का, हम किसानों पे, खेती पे, इस पे ध्यान देंगे। हम छोटे और मझले उद्योग, एमएसएमई है, माइक्रो मीडियम जो एंटरप्राइजेस है, इन पे ध्यान देंगे। हम भारत में इन्वेस्टमेंट, निवेश पे ध्यान देंगे। इन्वेस्टमेंट होगा बड़ी बड़ी कंपनियों का, तो इससे रोजगार बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बढ़ेगा, और ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट है, इसमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, इजाफा होगा। क्योंकि अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इट इज इट पीपल। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। हम लोगों ने ओवरऑल जिस पे ध्यान दे रहे हैं विकसित भारत के लिए, हम चाहते हैं ग्रोथ, हम चाहते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। मिडिल क्लास फैमिली है, मध्यम वर्गीय परिवार है, उनका जो पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ाना चाहते हैं। हम प्राइवेट सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे ओवरऑल ग्रोथ हो सके, और के साथ साथ जो है ना अपलिफ्ट हाउस होल्ड जो सेंटिमेंट्स है उस पे भी हम लोग खास ख्याल रखना चाहते हैं इस बार के बजट से। ओवरऑल देखा जाए आपको तो सबसे पहली बात यह है कि इनकम टैक्स की बात आती है। भाई न्यू टैक्स रिजीम आई है, उसमें अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पे कोई आपको टैक्स नहीं देना होगा। 12 लाख रुपए तक की कमाई पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ा के अब 1 लाख रुपए कर दी है। सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल है वो भी पास कर देगी, जिससे थोड़ा और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये एक आपका नया टैक्स रिजीम दिया है। 0 से 4 लाख तक निल है, 4 से 8 का 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15, 16 से 20 20% है, 20 से 24 25 है, 24 से ऊपर 30% है। आप इसको याद रख सकते हैं, 12 लाख रुपए तक के लिए आपका निल है, ये याद रखना है आपको। सेकंड बात इंपॉर्टेंट है, सस्ता महंगे की बात करते हैं। इसको हालांकि मैं थोड़ा और ज्यादा डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं, लेकिन पहली बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन पे 35 एडिशनल गुड्स एग्जेम्प्टेड किया है कैपिटल गुड्स की लिस्ट में। इसका मतलब यह है कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां है ना, उनका टैक्स है कम कर दिया। अब बैटरी सस्ती होगी तो ओवरऑल इफेक्ट किस पे पड़ेगा? साधन पे पड़ेगा, मतलब साधन भी सस्ता हो गया आपका। ऐसा ही मोबाइल फोन की जो बैटरी है उस पे भी 28 एडिशनल गुड्स जो है ना उनको एग्जेम्प्ट किया है। मतलब मोबाइल फोन की बैटरी सस्ती हुई तो फोन भी आपके सस्ते हो जाएंगे, कहने का मतलब। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाएं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, कुछ ऐसी दवाएं जो बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, थोड़ी महंगी आती है, पर उन दवाओं के ऊपर टैक्स कम कर दिया तो मतलब वो भी सस्ती हो जाएगी। इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगा हो जाएगा, उस पे कस्टम ड्यूटी 10% से 20%। ये आपके आगे जिस पे आप पढ़ रहे हो ना, इसका नाम है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। ये डिजिटल बोर्ड कह देते हैं या इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल कह देते हैं। ये इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। ऐसे बोर्ड्स जो है ना ये महंगे हो जाएंगे, इनका कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ा के 20% कर दिया। किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए किया 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा जहां पे उत्पादन कम है। भाई जहां पे प्रोडक्शन ऑलरेडी कम हो रहा है ना, उस एरिया के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। यह है किसानों के लिए खास बात। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट है,
ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड पे 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, इसको बढ़ा के 3 लाख से कर दिया 5 लाख कर दिया। अभी 3 लाख रुपए की लिमिट है, बढ़ा के कर दिया 5 लाख रुपए कर दिया। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का एक मिशन स्टार्ट किया है। हालांकि आप सबको ये बहुत अच्छे से पता है कि दाल का उत्पादन जो है ना, हम लोग भारत में सबसे ज्यादा किया करते हैं, उत्पादन भी ज्यादा करते हैं, उपभोग भी ज्यादा करते हैं। मतलब हम दाल उगाते भी ज्यादा है और खाते भी ज्यादा है। एक सलाह है आपको कि आप लोग हर रोज अपने डाइट में एक टाइम एटलीस्ट दाल जरूर कंज्यूम किया करें, प्रोटीन का रिच सोर्स होता है, ऐसा जरूर कर सकते हैं आप लोग है। इसके बाद कारोबार की बात करते हैं हम लोग। कारोबार में जो छोटे और मझले उद्योग हैं, एमएसएमई इंडस्ट्री जिनको कहते हैं, उनकी जो क्रेडिट गारंटी कवर है, उनकी गारंटी कवर अब तक 5 करोड़ हुआ करती थी और उस 5 करोड़ को बढ़ा के अब 10 करोड़ कर दिया है। 5 करोड़ से बढ़ा के उन्हें 10 करोड़ कर दिया। जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है उनके लिए 5 लाख की लिमिट का नया क्रेडिट कार्ड है, वो आने वाला होगा। और भारत में खास तौर पे जो है ना, वो खिलौना मैन्युफैक्चरिंग हब पे भी खास ख्याल रखा जाएगा। यानी कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत खिलौना भारत में बनेगा तो उस पे आपको टैक्स है वो बहुत कम लगेगा ऐसे इंडस्ट्रीज के ऊपर। इन द सेंस कि भारत में खिलौना मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ावा देना चाहते हैं। खिलौना मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना है वो स्टार्ट की जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब ये रेहड़ी लगाते हैं जो गली के अंदर, उनके लिए 2020 के दौरान जब कोविड था ना, उस टाइम पे इनके लिए एक लोन स्कीम स्टार्ट की थी। स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट थी और उस लोन लिमिट को बढ़ा के 30,000 रुपए कर दिया जाएगा। स्वनिधि स्कीम, जिससे वो 20-30 हजार रुपए का लोन लेके और अपना खुद का धंधा रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। भाई एक नई रेहड़ी ले आए, मंडी से सब्जियां फल फ्रूट्स ले आए, इससे जो है ना उनका धीरे धीरे जो ना स्टार्ट हो सकता है बिजनेस। ठीक है, ये तो आपको करंट से बढ़ा के 10 कर दिया है तो ठीक है। एजुकेशन में क्या किया है सर? एजुकेशन में ये किया कि जितने भी सरकारी स्कूल है उन सरकारी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। सरकारी स्कूल, जितने भी सरकारी स्कूल है उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, मतलब हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। और एक काम और, स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बोर्ड है वो भी हमारे इंडिया में सेंटर जो है ना सेटअप किए जाएंगे। आपको शायद याद होगा भारत का पहला राज्य है जिसका नाम है केरल है, जहां पे एआई रोबोट्स है वो पढ़ाने लग चुके हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में धीरे धीरे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका मतलब ये होता है कि एक मशीन इंसान की तरह काम करने लग जाए, एक मशीन इंसान की तरह हुबहू काम करे जैसे रोबोट होते हैं। तो 500 करोड़ की लागत से एआई एजुकेशन से जुड़े एक्सीलेंस सेंटर सेटअप किए जाएंगे। मतलब एआई एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा और बहुत जरूरी है एआई एजुकेशन आने वाले टाइम पे। मैं तो कहता हूं कि आप में से अगर आपका थोड़ा फ्री समय निकलता है, आपके पास में है समय, तो आप अपने दिन के 2 घंटे 1 घंटा निकाल लीजिएगा और किसी सेंटर पे ज्वाइन करिएगा और आप एआई एजुकेशन जो है ना उसको ज्वाइन करके उसको पढ़ना स्टार्ट करिएगा। बाकी काम तो करते रहिए, पैरेलली एआई एजुकेशन को भी पढ़ लीजिए। फ्यूचर में इसका बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है। देखो, जो सर्वाइव वही करता है जिसमें हुनर होता है। हुनर है तो ही कदर है, वरना कोई कदर नहीं है। ये रियलिटी है समाज की। तो आप ये ध्यान रखना, एआई एजुकेशन से जुड़े हुए जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है इंडिया में खुलने वाले हैं, आप भी एआई एजुकेशन को अपने आप से जो है ना वो पढ़ सकते हैं, मदद ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कैसे करें क्या करें, हम बाद में उसके लिए कनेक्ट भी हो सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में 5 साल में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले साल 10,000 सीटें जो है ना वो और नहीं जोड़ी जाएगी। हम टूरिज्म में खास ख्याल रखने वाले हैं। टूरिज्म में मतलब क्या? अच्छा सर, टूरिज्म से भी कोई बेनिफिट होता है? बहुत बड़ा बेनिफिट होता है भाई। इससे ये बेनिफिट होता है कि हमारी इकोसिस्टम जो है ना वो बढ़ जाता है। एक एग्जांपल ले लो आप लोग हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के अंदर टूरिज्म का सेक्टर ही तो है। हिमाचल प्रदेश टोटली बेस्ड है टूरिज्म पे। श्रीलंका के अंदर आपने देखा होगा इकोनॉमी बड़ी डाउन चली गई थी कोविड के टाइम पे। कंगाल होने की स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सीटों से हटा दिया गया था उनके पद से, क्योंकि टूरिज्म जो है ना वहां का बहुत कम हो गया था कोविड के टाइम पे। तो इस पे भी हमें खास ख्याल रखना है। एक हमारी उड़ान स्कीम है, इसके जरिए अगले 10 साल में 120 नए शहरों को जोड़ने की योजना है। उड़ान स्कीम में क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, 2016-17 की स्कीम है। इसमें 1 घंटे की फ्लाइट का 2,500 रुपए लगता है। तो हम छोटे छोटे शहरों को जहां जहां पे एयरपोर्ट बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोग ना एयरपोर्ट का यूज करेंगे। पहली तो बात,
अभी बड़े बड़े शहरों में एयरपोर्ट है। दूसरी बात, टिकटें बहुत महंगी है, इस करके इनको सस्ता कर दिया जाएगा तो हर कोई इसका यूज करेगा, तो एक बड़ा बेनिफिट आ जाएगा इससे एक। तो उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, इसका एक टाइटल भी है। और अभी नई एयरलाइंस भी आई है, आपने सुना होगा आकाश एयरलाइन नई आई है, शंख एयरलाइन नई आई है, लखनऊ बेस्ड शंख एयरलाइंस है आपकी। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करने की योजना है। राज्यों के साथ पार्टनरशिप में 50 जो है ना टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप होंगे। मतलब क्या है कि राज्यों के साथ में एमओयू होगा, फिर पता लगाया जाएगा कि हर राज्य में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जगह तो होगी जिस पे लोग उसको देखने आते होंगे, और हो सकता है उसका कोई भी ऐतिहासिक महत्व रहे, तो हम एक काम करते हैं उसको आर्टिफिशियली क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे 50 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है ना वो डेवलप किए जाएंगे भारत के अंदर। हील इन इंडिया स्कीम के जरिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। हील इन इंडिया मतलब घाव भरना जैसे समझो, तो ऐसे है मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ेंगे जिसमें लोगों के इलाज होंगे। आयुर्वेदा को भी हम लोग जो है ना फोकस करने वाले होंगे। हेल्थ के ऊपर अगले 3 साल में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर बनाने की योजना है। 2025-26 में 200 डे केयर सेंटर है वो बनाए जाएंगे स्पेशली आपके। कैंसर भारत में अभी फिलहाल के लिए कहा जाए तो दुनिया में ही कहिएगा एक लाइलाज बीमारी हो जाती है जब ये 4th स्टेज में जाती है। तो हालांकि फर्स्ट से भी पहले 0 स्टेज आती है, तो 0 स्टेज तक रहती है, फर्स्ट तक रहती है, सेकंड तक रहती है, तो ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि इस बीमारी का पता बहुत आखिर में जाके लगता है 3री या 4थी स्टेज में। इसके लिए भारत के अंदर ना एक एम्स का नाम आपने सुना होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली एम्स, और के साथ साथ जो है ना सीडेक पुणे यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, इन दोनों ने मिलके एक पोर्टल लॉन्च कर रखा है जिसका नाम है आई ऑन्कोलॉजी। ठीक है ना, आई ऑन्कोलॉजी पोर्टल है, और ioncology.com जो है ना एक पोर्टल लॉन्च किया है इन्होंने। ऑन्कोलॉजी आप लोग जानते हो ना कि क्या होता है, कि कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, और कैंसर के डॉक्टर को बोला करते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं हम लोग, ताकि कैंसर का अर्ली डिटेक्शन किया जा सके। और वो भी किसका, वुमेन ब्रेस्ट कैंसर। देखो सबसे ज्यादा कैंसर के जो केसेस है वो महिलाओं के स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर का, या एक सर्विकल कैंसर है जो वुमेन के प्राइवेट पार्ट में ज्यादा होता है। सर्वाइकल नहीं कहा मैंने, वो तो ये होता है, सर्विकल कैंसर भी होता है जो मतलब ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। तो उनका अर्ली डिटेक्शन, उनका समय से पहले पता लगाना, ये एक ioncology.ai, इसका पूरा नाम है .ai पोर्टल है, ये वाला ioncology.ai पोर्टल है, उसको लॉन्च किया है। इसके अलावा रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस की छूट है ना, वो क्या हो गई है, वो दुगनी हो गई है। रेंट अगर आपने मान लेते हैं आपकी कोई बिल्डिंग है और उसको आपने रेंट दे रखा है, तो रेंट पे आपका टीडीएस लगता है। टीडीएस 2.4 लाख तक पहले लिमिट थी, तब तक नहीं लगता था। अब क्या कर दिया, अब 6 लाख तक भी नहीं लगेगा। मतलब अब 6 लाख रुपए तक सालाना अगर आपकी रेंटल इनकम होती है तो आपको कोई टीडीएस नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको ब्याज से जो आय पर दुगनी छूट मिलेगी। मतलब क्या है, जो सीनियर सिटीजन है उनको बैंकों और पोस्ट ऑफिस के ब्याज, मतलब कोई सीनियर सिटीजन है या किसी का पेंशन वगैरह पैसा आ रहा है और वो अकाउंट में पैसा पड़ा है, तो उनकी ब्याज से आने वाली जो कमाई है उस पे मिलने वाली टैक्स में छूट 50,000 से बढ़ के 1 लाख रुपए कर दी गई है। पहले क्या होता था, जो भी पेंशनर है मान लेते हैं या कोई सीनियर सिटीजन है, तो उनकी जो टैक्स से जो ब्याज से कमाई होती थी 50,000 रुपए तक होती थी, तो टैक्स नहीं मिलता लगता था, उसके ऊपर पे जो है ना वो टैक्स लगता था। अब उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया है, यानी अब ब्याज की इनकम पर वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपए तक की राहत मिलेगी। 1 लाख रुपए तक का अगर ब्याज मिल जाता है तो उनको कोई भी जो है ना वो नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पिछले 4 साल की रिटर्न फाइल, अब क्या होता है कि आप फाइलों को रिटर्न्स, पहले क्या होता था 2 साल की लिमिट थी, आपने मतलब या तो हो सकता है कि आपने आईटीआर किया है, रिटर्न फाइल किया है, तो हो सकता है गलत कर दिया हो सकता है आपने किया ही नहीं हो, किसी कारणवश आप रह गए हो, भूल गए हो, किसी काम में बिजी हो। तो अगर पहले ये 2 साल तक की लिमिट थी, अब इसको 4 साल कर दिया है। तो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा 2 साल से बढ़ा के 4 साल कर दी है। यानी यदि किसी करदाता ने अपना रिटर्न गलत फाइल किया हो या फाइल करना रह गया हो, तो अब इस गलती को पुराने 4 सालों की अपडेटेड रिटर्न के जरिए वो सही कर सकेगा। ये एक नया एड ऑन किया। और क्या किया, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को स्किल और टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा।
कोई भी बात हो, मैंने कहा है ना कि हुनर है तो कदर है। किसान है तो किसान भी सफल वो होता है जिसके पास स्किल है, स्किल और के साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहा है। स्किल मतलब क्या होता है, कौशल है, उसके पास नीति है, खेती करने के गुर हैं उसके पास में, खेती करने की नीति, कब कौन सा बीज बोना चाहिए, कैसे बीज बोना चाहिए, कौन सी खाद डालनी चाहिए, कौन सा पानी लगाना चाहिए, और कैसे फसलों की देखभाल, कैसे कोई रोग आता है तो उसको पहचानना चाहिए, वो होता है एक स्किल्ड किसान, स्किल्ड फार्मर। और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करे, स्प्रे डालनी है तो ड्रोन के थ्रू स्प्रे कर सकता है, ट्रैक्टर के थ्रू कर सकता है, कैसे हैरो, कल्टीवेटर, सुपर सीडर, कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाए, कौन सी खाद, कौन सी दवाई डाली जाए, कौन सा बीज इस्तेमाल करे, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए किसानों को स्किल और टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है, इसके चलते हुए बुजुर्गों के लिए इनकम टैक्स की छूट 50,000 से 1 लाख बता दिया, रेंट वाला बता दिया 2,40,000 से बढ़ा के 6 लाख कर दिया। 36 लाइफ सेविंग दवाइयां हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया। डेयरी और फिशरीज के लिए 5 लाख तक का लोन है। वही है आपका क्रेडिट कार्ड वाला, किसान क्रेडिट कार्ड। तो आपका डेयरी उद्योग है, आपका डेयरी उद्योग के अलावा फिशरीज है, मछली पालन उद्योग है, तो आप पहले 3 लाख का लोन ले सकते थे, अब 5 लाख तक का ले सकोगे। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में 10,000 फेलोशिप है वो मिलने वाली होगी। इनकम टैक्स फाइल करने की सीमा 2 साल से बढ़ा के कितनी कर दी है, 4 साल कर दी है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की लिमिट है 3 लाख से 5 लाख कर दी। इससे फायदा कितनों को होगा, इससे 7.7 करोड़ किसानों को जो है ना इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला होगा। और क्या खास बात है सर, 2014 के बाद स्थापित 5 IIT है, इसमें नया बुनियादी ढांचा और IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। अगले साल मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें और 5 सालों में 75,000 सीटें हैं वो बढ़ा दी जाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अभी मैंने बताया ना AI के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खुलेंगे, इसके लिए 500 करोड़ रुपए डाले गए हैं। गिग वर्कर्स क्या होते हैं सर, जो ये जोमेटो है, स्विगी वाले होते हैं, इनको गिग वर्कर्स कहा करते हैं। इन गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक कल्याण योजना, भाई इनको भी कभी हो सकता है मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती हो तो उनके लिए भी सामाजिक कल्याण योजना है वो स्टार्ट की जाएगी। ठीक है ना, नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम बेटा सभी को। जल जीवन मिशन, अब जल जीवन मिशन क्या है सर, 15 अगस्त 2019 को इस जल जीवन मिशन को जो है ना सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी जी के द्वारा जो है ना इसको लॉन्च किया गया था। कहां से किया गया था, इसको लाल किले से जो है ना वो इसको लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट क्या था, इसका टारगेट था हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल। टारगेट तब तो रखा था कि 2024 में पूरा कर देंगे, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया, इस बजट में कह दिया 2028 में जाके इसको पूरा करेंगे। इस योजना में जो है ना वो ये था कि 55 लीटर पानी जो है ना पर डे पर पर्सन मिलेगा, पर डे और पर पर्सन मिलेगा, पर डे और पर पर्सन जो है ना वो 55 लीटर पानी मिलेगा। भी एक घर के अंदर जो है ना वो पर डे पर पर्सन, मान लेते हैं घर में 2 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं तो 55 गुना 3 कर दीजिएगा, 4 लोग थे 55 गुना 4 कर दीजिएगा, ताकि महिलाओं को जो है ना दूर दूर तक, पहले तुमने देखा होगा महिलाएं मटके रख के, टोकनी रख के सर के ऊपर 2-2, 3-3 टोकनियां रख के भी दूर दूर तक जाना होता था। आज भी जाती हैं हालांकि जहां पे ये सुविधाएं नहीं है। तो इससे क्या होता है, हेल्थ का भी इशू आता है, भार ढोना कोई आसान थोड़ा है यार। और दूसरी बात क्या है कि समय भी तो लगता है, वो समय हो सकता है वो अपने परिवार को दे, अपने बच्चों को दे, अपनी हेल्थ पे दे, अपनी एजुकेशन पे दे, इसलिए ऐसा किया गया। और ये बात याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले 100% किसने पूरा किया था, 100% जो इसको अचीव करने वाला राज्य था ना वो था गोवा था। 2 नंबर पे इसको अचीव करने वाला कौन सा राज्य था, तेलंगाना था। और 3 नंबर पे इसको अचीव करने वाला राज्य कौन सा था, हरियाणा था। और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, और हाल ही में अभी 2024 में पंजाब भी इसमें पूरा हो चुका है। पंजाब राज्य ने भी 100% इसको अचीव कर लिया है। इसके अलावा 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड है वो सेटअप किया जाएगा। बिहार में पटना हवाई अड्डे के अलावा नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा हो गया। निजी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास के लिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान है। पर्यटक स्थल वाला बता दिया, हिल इंडिया हो गया। बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 100% तक बढ़ाई जाएगी यदि संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश किया जाए तो। FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो बाहर से कोई इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे तो यहाँ पे 100% तक जो ना बीमा क्षेत्र में बढ़ाई जाएगी यदि कोई प्रीमियम भारत में निवेश करे, कोई दूसरी कंपनी भारत में आके इन्वेस्ट करती है तो। बहुत ही नया और सरल KYC
जो आपका नो योर कस्टमर होता है वो रजिस्ट्रेशन इजी कर दिया जाएगा, सीमा शुल्क में सुधार होगा, और दवाइयां वगैरह तो ठीक है छूट मिल ही रही है। और इसके अलावा जो है ना, ये चीज तो हमने हो गया है। और हाँ, बिजली सुधार क्षेत्र, बिजली वितरण और ट्रांसमिशन को मजबूत, वितरण और ट्रांसमिशन, इसका मतलब है आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो ट्रांसमिट हो रही है। जो बड़े बड़े रावण जैसे से खंबे होते हैं ना, देखे होंगे तुम लोगों ने, जो डिस्कॉम कंपनियां होती है आपकी, जैसे हरियाणा में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, एक है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, आपके बिजली के बिल पे लिखा आता है। तो ये वितरण कंपनियां हैं, एक्चुअली दो कंपनियां हरियाणा में, उत्तर हरियाणा जिसका तो पंचकुला में हेडक्वार्टर है, दक्षिण हरियाणा का हिसार में हेडक्वार्टर है। तो इनको मजबूत किया जाएगा। 1 लाख करोड़ वाला हो गया। बिहार समेत देश भर में जिला अस्पतालों में अगले 3 सालों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर होंगे, और 1.1 लाख नए मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, जो 130% की वृद्धि देखने को मिलेगी। निजी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे के लिए डेटा और मैप्स की सुविधा मिलेगी। फुटवियर और लेदर को भी हमारी उत्पादकता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी लागू होगी। मतलब भारत के फुटवियर और लेदर सेक्टर के अंदर जो ना प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, उसकी क्वालिटी बढ़ाई जाएगी, उसका इंटरनेशनल कंपटीशन अच्छा किया जाएगा। कैसे किया जा सकता है, इसके लिए पॉलिसी लाई जाएगी। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करके सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों का समर्थन है। इसमें एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा, जो आपके अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन होते हैं, एनटीटी एजुकेशन होती है आपकी, जो मतलब पहले क्या होता था, पहले 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाना होता था, 6 साल तक के बच्चों को मतलब पहली क्लास में एडमिशन देना है। अब सरकार ने कहा यार 3 साल के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करो, क्योंकि आजकल बच्चे बच्चे नहीं है, बच्चे बाप बन गए हैं, ठीक है ना। अब 3 साल से 6 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा तो बच्चा रहता ही नहीं है, समझो बाप ही है वो लगभग प्रकार का, तो क्योंकि उसको सब कुछ तो जानकारी पता है, तुमसे ज्यादा उसको पता होता है आजकल, वो तुम्हें बोलने भी नहीं देता है। तो इस करके कहते 3 साल से पढ़ाना स्टार्ट करो, इनका बुद्धि का विकास वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो 3 से 6 साल के बीच में उसको फर्स्ट क्लास में तो एडमिशन नहीं दे सकते, लेकिन इन बिटवीन इसको क्या पढ़ाना है, लैंग्वेज के बारे में, उनको चाइल्ड केयर के बारे में, उनको स्पोर्ट्स के बारे में वो ध्यान दिया जाए। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, एनटीटी एजुकेशन और ईसीसी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा आने वाले टाइम पे। 5 आईआईटी में बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा। भारतीय भाषा और पुस्तक योजना स्टार्ट की जाएगी, जिसमें भारतीय मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग सेंटर, बिहार में नया फूड प्रोसेसिंग सेंटर भी बनेगा। फूड प्रोसेसिंग सेंटर जिसके अंदर आप लोग कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं ना, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। मेक इन इंडिया से नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के तहत उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं के लिए 5 लाख महिलाओं और नए उद्यमियों को टर्म लोन की सुविधा। स्टार्टअप की सीमा बढ़ा के 20 करोड़ कर दी गई है, स्टार्टअप गारंटी क्रेडिट कार्ड योजना के चलते हुए। और असम के नाम रूप में 12.7 लाख मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक यूरिया प्लांट भी सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे, डेयरी किसानों को वो किसान क्रेडिट कार्ड वाला लाभ मिलने वाला है। धन धान्य योजना से 100 जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। अब सस्ता क्या हुआ सर और महंगा क्या हुआ? जो जीवन रक्षक दवाएं हैं 36, वो तो सस्ती हो गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता हो गया। एलसीडी एलईडी जो है ना ये सस्ते हो गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना ये सस्ते हो जाएंगे। मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे। शिप मैन्युफैक्चरिंग जो जीरो कस्टम ड्यूटी अगले 10 साल तक जारी रहेगी, ये जहाज जो पानी वाले होते हैं उनका वो सामान सस्ता होगा। फुटवियर, फर्नीचर और हैंडबैग ये वेट ब्लू लेदर से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, इसके कारण ये सस्ते हो गए। क्रिटिकल मिनरल्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोबाल्ट पाउडर है, लिथियम आयन बैटरी है, और इसके अलावा जो ना लेड है, जिंक है, ऐसे 12 क्रिटिकल मिनरल्स है जो बहुत ही रेयर मिलते हैं, इनको रेयर अर्थ मटेरियल्स भी कहते हैं। ये सस्ते हो गए, इसके कारण आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता होगा। महंगा होगा इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, ये जो डिस्प्ले है ना ये वाली महंगी हो जाएगी। एक्चुअली कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ा के 20% कर दी इसकी। और पेट्रोल डीजल की बात चल रही थी, पेट्रोल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डीजल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। घरेलू गैस है 100 रुपए सस्ता हो गया। कमर्शियल गैस सिलेंडर है 63 रुपए महंगा हो गया। तुअर दाल है ये भी कुछ महंगी हुई है, 4.53 रुपए लगभग। और चावल है वो भी थोड़े महंगे हुए। आलू भी थोड़ा महंगा हुआ है। टमाटर भी महंगा, प्याज भी महंगा, दूध भी महंगा, शक्कर भी महंगी। शक्कर के अलावा आटा भी महंगा, सोयाबीन तेल भी महंगा, ये सब महंगे हुए हैं आपके। इसके अलावा सर हमारे भारत में रुपए आता कहां से है? भारत के अंदर रुपए का सोर्स क्या है, कहां से आता है? देखो हमारा पैसा एक तो सोर्स है इनकम टैक्स से, इसको कहते हैं डायरेक्ट इनकम टैक्स के नाम से जाना करते हैं। भी आपने पैसा कमाया तो सालाना जो है ना उसके अंदर उसका टैक्स कट के आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो इनकम टैक्स 22% हमारा पैसा यहां से आता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% पैसा हमारा आता है। जीएसटी से और बाकी कुछ और मिला के टैक्स है उनसे 18% पैसा हमारे पास भारत में आता है। कॉरपोरेशन टैक्स से 17% भारत में पैसा आता है। कस्टम से हमारे भारत में 4% पैसा आता है। नॉन डेट कैपिटल रेसिपेंट से 1% और नॉन टैक्स रेसिपेंट से 9% आता है। और हमने उधारी, सबसे ज्यादा पैसा आता है हमारी उधारी से, हमने उधार ले रखा है, कर्जा ले रखा है, बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज 24% पैसा आता है। ये एक चिंता का विषय है, ये कम होना चाहिए। पैसा जा कहां रहा है? जा रहा है जो हमने उधार लिया उसका ब्याज ही देने में जा रहा है, ज्यादा तो उसी में जा रहा है, 20% तो उसी के अंदर ही जा रहा है हमारा। 4% पेंशन में जा रहा है, 8% जो है ना कुछ और खर्चे हैं उसमें जा रहा है, 8% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जा रहा है, 8% फाइनेंस कमीशन में जा रहा है ट्रांसफर करने के अंदर, 22% स्टेट शेयर एंड टैक्सेस एंड ड्यूटीज में, राज्यों के साथ में टैक्स और ड्यूटी शेयर करनी होती है तो उसमें जा रहा है। डिफेंस को 8% दे रहे हैं हम लोग, सब्सिडी के लिए 6% जा रहा है। कुछ ऐसी स्कीम है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और भारत सरकार तीनों मिलके चला रहे हैं, उसमें भी 16% और के साथ साथ सब्सिडी भी है, इसमें डिफेंस का वाली भी इंक्लूड है, वो अकेली है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आपकी। हमने इस बार किस किस सेक्टर में कितना कितना पैसा लगाया है? हमने डिफेंस के लिए पैसा सबसे ज्यादा लगाया है 491,732 करोड़, ये करोड़ में है सारे पैसे। रूरल डेवलपमेंट के लिए लगाए हैं 266,817 करोड़। होम अफेयर्स में लगाए हैं 233,211। एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में 171,437। एजुकेशन के लिए पैसा लगाया है 128,650। हेल्थ के लिए 98,311 लगाया। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 96,777। आईटी टेलीकॉम के लिए 95,298। एनर्जी के लिए 81,174। कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए 65,553। सोशल वेलफेयर के लिए 60,052 और साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए 55,679। जो ना इतना पैसा हमने करोड़ में लगाया है। रेसिपेंट्स हमारा 25-26 का 34.2 है। कैपिटल रेसिपेंट 25-26 का 16.4 है। एक्सपेंडिचर खर्चे की बात करते हैं तो 25-26 के लिए 15.5 है। रेवेन्यू वाला हमारा 39.4 रहा है। हमारे क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, मतलब इसके बारे में मंत्री क्या कहते हैं, प्रमुख लोग क्या कहते हैं, विपक्ष क्या कहता है, बजट कैसा था? गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग हमेशा पीएम मोदी के दिल में है, 12 लाख रुपए की आय तक जीरो इनकम टैक्स रहेगा, इसके लिए मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छी बात है। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की है और शिवसेना से सांसद है, उनको कहना है कि मध्यम वर्ग की जीत है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा 240 सीटों तक सीमित रही थी, तो पिछले 10 सालों में मध्यम वर्ग की ही ये मांग थी, आज उनकी बात सुन ली गई है 12 लाख रुपए वाली। चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री है, बिहार से ही हैं ये, तो इन्होंने कहा तो ये तो संपूर्ण बजट है जिसमें हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। एयरपोर्ट, आईआईटी विस्तार, कोसी नदी के लिए प्रावधान किए गए हैं। इससे मैं एक बिहारी होने के तौर पे तो मैं तो बहुत राजी हूं। शशि थरूर जो कांग्रेस के मेंबर हैं, वो कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के टैक्स में कटौती से भाजपा के लोग खुश हैं। हम सभी इसकी डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। इकोनॉमी के नेचर को लेकर कुछ बुनियादी सवाल भी है, वित्त मंत्री को इन पर क्या करना है देखते हैं, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। गौरव गोगोई कहते हैं कि ये पिछले 10 सालों का सबसे कमजोर बजट है। हम संसद में कुंभ भगदड़ पर चर्चा चाहते थे ताकि सच्चाई सामने आए। बजट जब स्टार्ट हुआ था ना तो इंडिया गठबंधन के लोग ने वॉकआउट किया था, मतलब बाहर निकलने लग गए थे। हरसिमरत कौर बादल है, शिरोमणि अकाली दल की मेंबर है ये, इन्होंने कहा कि बजट में सिर्फ बिहार बिहार और बिहार था, पंजाब का कोई जिक्र नहीं है। पिछले 4 सालों से किसान एमएसपी पे बात कर रहा है, कोई जिक्र नहीं है। किसान धरने पे बैठे हैं, कहते हैं उसकी कोई जिक्र नहीं किया गया है। किसानों के लिए घोषणा में क्या हुआ, मखाना बोर्ड, एक मखाना बोर्ड और मिलेगा, बनेगा भारत में। मखाना बोर्ड बता देता हूं, बिहार का मिथिला मखाना है, उसको जीआई टैग मिल चुका है, वो बोर्ड भी बनाया जाएगा। कहते किसानों को क्या मिला, बिहार मिला, क्योंकि बिहार में इस बार इलेक्शन है, कहते इसलिए बिहार ही बिहार है। सवाल है, बजट को हर बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, तो हर बार यही करते हैं, मतलब कोई भी वित्त मंत्री होगा वही बजट को पेश करेगा, तो निर्मला सीतारमण जी ने बजट को पेश किया है। कौन सी नंबर बार किया है सर इस बार? 8वां बजट था इनका ये। वैसे भारत में सबसे ज्यादा बार बजट जो पेश किया है वो किया था मोरारजी देसाई ने, ठीक है ना। मोरारजी देसाई जो है ना, उन्होंने किया है सबसे ज्यादा बार, उन्होंने 10 बार किया है। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने लगातार, इन्होंने लगातार भी नहीं किया था वैसे, पर इन्होंने लगातार 8 बार बजट पेश कर दिया है। सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली महिला, अगर आप मुझसे पूछो कौन है, तो सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली महिला भी जो है वो निर्मला सीतारमण बनी है, याद रखना आप लोग।
और ये हमारे स्वतंत्र भारत का कौन से नंबर का बजट है, तो स्वतंत्र भारत का जो है ना 92 बार हम बजट पेश कर चुके हैं अब तक, ठीक है ना, मतलब इसमें इंटरिम बजट वगैरह वो भी सब कुछ शामिल हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बजट 2025-26 में क्या है, बजट क्या होता है, बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है ये। इसको फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना ये प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। इस बार जैसे हमारी वित्त मंत्री का नाम निर्मला सीतारमण था, और ये एक एस्टिमेट होता है किसका, खर्चे का और कमाई का, कमाई और खर्चा, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का। लगभग ये एक अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर का एक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट लगाया जाता है इसके अंदर। नोडल एजेंसी कौन सी है इसकी, जो बजट को प्रिपेयर करती है, तो बजट को प्रिपेयर करने वाली एजेंसी का नाम है डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। अच्छा, संविधान में बजट तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन संविधान में आर्टिकल 112 के अंदर बजट के बारे में है, उसको लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से उसको जानते हैं हम लोग। पहली बार बजट जो है वो पेश किसने किया था, तो पहली बार बजट पेश किया था R.K. शनमुखन शेट्टी ने इंडिया के अंदर। 26 नवंबर 1947 को पहली बार बजट पेश किया गया था। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने विकास इंजन की पहचान की गई है, हाउ मेनी इंजन ऑफ डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाई इन द यूनियन बजट। तो इस बार टोटल 4 इंजन को आइडेंटिफाई किया गया है। 4 इंजन है कौन से, एक एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे हम, एक MSME पे, छोटे और मझले उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे फोकस करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट पे, भारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा है, यानी कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिसीव हो हमारा। और इसके अलावा एक्सपोर्ट का मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ना हमारा प्रोडक्ट है वो विदेशों में भी जा पाए। कौन से प्रिंसिपल पे फोकस करेंगे इस बार हम, देखो हमारा टारगेट है कि 2047 तक विकसित भारत बन सके, 2047 तक विकसित भारत बन सके, ये हमारा टारगेट है। 2047 तक विकसित भारत बने, डेवलप्ड कंट्री बने, इसके लिए हम एग्रीकल्चर एक्सेलेंस है, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, फार्मर को टेक्नोलॉजी के साथ में हम आगे लेके जाएंगे। वुमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में हिस्सा लेंगे, जो 70% वुमेन है उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर उनको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। लेबर है उनको स्किल्ड करवाया जाए, जैसे इंडिया में क्या है अनस्किल्ड लेबर ज्यादा है, इसलिए हम लोग स्किल्ड लेबर की तरफ ट्रांसफॉर्म करेंगे उनको। गरीबी को खत्म करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन है, इस बार AI के लिए हम लोग टोटल 500 करोड़ रुपए लगा रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए सेटअप करने के लिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करने के लिए। हेल्थ केयर है, लोगों की हेल्थ है उसको सुधारेंगे। तो ओवरऑल प्रिंसिपल ये होंगे हमारे, जिससे विकसित भारत हमारा बन पाएगा। 2025 का बजट का इस बार का थीम क्या था, तो इस बार का थीम था बजट का सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। हम पहले भी लेके चल रहे हैं, इस बार का थीम हमारा यही था। 25 के बजट में जो मेन चीजें जिस पे ध्यान दिया गया था, मतलब डेवलपमेंट मेजर फोकसिंग ऑन विच ग्रुप, किस ग्रुप पे हमने फोकस किया था, तो इस बार हमारा फोकस था गरीबों पे, यूथ पे, अन्नदाता पे और नारी पे, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन पे फोकस था इस बार का बजट का। मतलब गरीब है, हम गरीबी से उनको बाहर निकालना चाहते हैं, यूथ है उनको जॉब देना चाहते हैं, अन्नदाता है किसान, उन पे फोकस करना चाहते हैं, और के साथ साथ जो है ना वो नारी यानी कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। भारत के अंदर ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट जिनके अंदर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, मतलब जहां पे खेती बाड़ी से कह सकते हो प्रोडक्शन कम है। भी मान लेते हैं कोई वहां पे चावल उगा रहा है तो चावल में प्रोडक्टिविटी कम है, कोई वहां पे गेहूं उगा रहा है तो गेहूं में प्रोडक्टिविटी कम है अगर, तो उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट को हम कवर करने वाले हैं। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट को, 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, जिसपे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों को कवर किया जाएगा, टोटल 100 को कवर करेंगे। इससे 1.7 करोड़ लोगों को सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा, इतने किसानों को। इससे इरिगेशन में हमें हेल्प करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी में हेल्प करने वाले होंगे हम लोग। इस बार का बजट था उसमें दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन किस दाल पर केंद्रित था। देखो भारत में दाल सबसे ज्यादा होती है और भारत में दाल का उपभोग भी जो है ना वो सबसे ज्यादा होता है, मतलब लोग पैदावार भी ज्यादा है और खाते भी ज्यादा है। इस कारण हमें जो है ना बाहर से हर बार दालों को मंगवाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट ऐसा तो हो कि दाल हम भारत में ही ज्यादा उपजाएं, भारत में ही कंज्यूम तो होए, बाहर से हमें ना मंगवाना पड़े। तो हमें फोकस किया है तूर दाल पे, उड़द दाल पे, मैसूर दाल पे, इन पे हमारा फोकस था इस बार के लिए ये।
और इसमें आने वाले 6 सालों के लिए एक मिशन तैयार किया है हमने, ताकि हम लोग आत्मनिर्भरता दालों के ऊपर तो ले आए। इसमें हमारी सेंट्रल एजेंसियां भी हेल्प करेगी, नेफेड और एनसीसीएफ, और ये आने वाले इन 3 दालों को आने वाले 4 सालों तक जो है ये खरीदने वाले होंगे। 2025 के बजट के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सीमा है वो बढ़ गई है। पहले आप लोन ले सकते थे 3 लाख रुपए तक का, लेकिन अब आप लोन ले सकते हैं यही 5 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। केसीसी की लिमिट है बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक रहेगा हमारा। इससे किसानों को जो है ना वो बेनिफिट मिलेगा, कितनों को, 7.7 करोड़ 7.7 करोड़ फार्मर जो है ना 7.7 करोड़ फार्मर्स, इनको डायरेक्ट इससे लाभ मिलेगा, ये याद रखना आप लोग। तो 3 लाख से 5 लाख रुपए केसीसी की लिमिट है वो इंक्रीज हो गई है। कॉटन प्रोडक्टिविटी जो है ना, यानी कि 2025-26 में कपास उत्पादकता, हम कपास की उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं आने वाले 5 सालों के अंदर हम कॉटन प्रोडक्टिविटी को इंडिया में इंक्रीज करना चाहते हैं। इस बार मखाना बोर्ड कहां बन रहा है, तो बिहार का जो मिथिला मखाना है उसको ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और वहीं पे हम लोग बनाने वाले हैं इस बार एक मखाना बोर्ड टू एनहांस प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन ऑफ मखाना की प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसकी वैल्यू एडिशन में भी इजाफा होगा इससे। यूरिया प्लांट इंडिया में एक 12.7 लाख मैट्रिक टन का एक यूरिया प्लांट बनेगा, और ये कहां पे बनेगा आपका, ये बनेगा आसाम के अंदर बनेगा। आसाम में भी कहां पे बनेगा, आसाम के अंदर बनेगा। ये एक जगह है जिसका नाम है नामरूप नाम की जगह है, यहां पे बनेगा ये 12.7 लाख मैट्रिक टन क्षमता वाला यूरिया प्लांट आसाम में बनाया जाएगा, इसकी घोषणा हुई है। इसके अलावा जो अगली बात है, माइक्रो एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड, यानी कि इसको आप लोग कहा करते हो माइक्रो एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड के तहत सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितनी ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। तो देखो इसमें 5 लाख लोगों को मतलब 5 लाख क्रेडिट फैसिलिटी होगी, 10 लाख लोगों को होगी। 5 लाख रुपए तक का तो लोन मिलेगा, कितने लोगों को मिलेगा, 10 लाख लोगों को जो है ना ये ऋण सुविधा है उपलब्ध करवाई जाएगी। 2025 का बजट जो था ना उसके अनुसार एमएसएमई जो है ना इसकी क्रेडिट गारंटी कवर है वो कितना है, तो क्रेडिट गारंटी कवर इसका रखा है अब 10 करोड़ तक का, मतलब 10 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं बिना किसी रिस्क के, ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकेंगे। पहले ये 5 करोड़ की लिमिट थी, अब 10 करोड़ कर दी। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि लोग अपना नया स्टार्टअप करेंगे, रिस्क फ्री स्टार्टअप होगा कह सकते हो आप लोग। ज्यादा बिना रिस्क के कोई स्टार्टअप करता है तो यूं समझिएगा फिर उसमें इजाफा भी ज्यादा होता है, भारत जो है वो इंडस्ट्रियल हब की तरफ आगे बढ़ेगा। लेदर एंड फुटवियर, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लेदर एंड फुटवियर, इसके अंदर हम लोग जॉब बढ़ाना चाहते हैं और हम कितने रोजगार है इसके अंदर लाना चाहते हैं, तो आने वाले सालों के अंदर हम लोग इसमें 22 लाख लोगों को रोजगार देना चाहेंगे। इसके अंदर 22 लाख नया जॉब क्रिएशन होगा। सर ये मार्केट कितनी बड़ी है, ये 4 लाख करोड़ की मार्केट है, ये 4 लाख करोड़ की मार्केट है। और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हम लोग 1 लाख 1 करोड़ का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इसके अंदर हम लोग। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी बी स्टेबलाइज्ड एज पर द यूनियन बजट 2025, एक फूड टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप होगा, बिहार के अंदर होगा। इसका एम है फार्मर्स की इनकम को एनहांस करना, उनको स्किल प्रोवाइड करना, उनको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करना, उनको अपॉर्चुनिटी देना एम्प्लॉयमेंट की, यूथ को जो बेसिकली जॉब है उसकी अपॉर्चुनिटी देना। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी है उसको सेटअप किया जाएगा। 5 नई आईआईटी स्टार्ट होने वाली है आने वाले 5 सालों में, और इसमें बेसिकली हम लोग जो है ना नई सीट ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है सर कि टोटल न्यू इंजीनियर्स बन के आएंगे, टोटल 6,500 नई सीटें ऐड कर दी जाएंगी। इससे ये होगा कि भारत में नए इंजीनियर आएंगे, और जब नए इंजीनियर आएंगे तो हमारे इंडिया के अंदर इनोवेशन है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। तो इसका ठीक आंसर हमारे पास में है 6,500 एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना 6,500 मोर स्टूडेंट विल क्रिएटेड, इट विल बूस्ट इंडियाज टेक्निकल एजुकेशन कैपेसिटी।
अटल टिकरिंग लैब जो स्कूल होते हैं, स्पेशली जो सरकारी स्कूल होते हैं, और सरकारी स्कूलों के अंदर ना ये लैब खोली जाएंगी। इन लैब से बच्चे हैं एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे ठीक ढंग से। टोटल 50,000 2025 के अनुसार अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब सेटअप की जाएगी। कितनी? 50,000। इससे बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। इनोवेशन क्या होता है? देखो, एक तो होती है डिस्कवरी। पहली बार किसी चीज को आप खोजते हो तो वो डिस्कवरी है, लेकिन खोजी हुई चीज में कुछ नया करते हो, दैट इज इनोवेशन। तो इनोवेशन में बढ़ावा मिलेगा। साइंटिफिक टेम्पर अमंग यंग माइंड्स, तो स्कूली बच्चों के लिए ये बहुत मतलब एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, उनको इक्विपमेंट दिए जाएंगे ताकि वो ठीक ढंग से बेसिकली कुछ इनोवेशन में हेल्प ले सके। एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब हम एआई, अभी मैंने बताया था कि एआई को एजुकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने टोटल 500 करोड़ रुपए का बजट है वो लगाया है इस बार, टोटल 500 करोड़ का बजट। मेडिकल सीटें भी हम बढ़ाना चाहते हैं, और मेडिकल सीटें कितनी बढ़ेगी? 10,000 सीटें बढ़ेगी। आने वाले साल में तो 75,000 सीट को ऐड कर दिया जाएगा। वैसे इनिशियली 10,000 है, लेकिन आने वाले 5 सालों में 75,000 सीट। अच्छा, ज़्यादा सीटें बढ़ेगी तो यूँ समझो कि जैसे मैंने कहा ना 6,500 इंजीनियर आएंगे, ऐसे आपके लगभग 10,000, अभी इनिशियली 10,000 डॉक्टर आएंगे, आने वाले टाइम में 75,000 तक डॉक्टर आएंगे। तो हेल्थ केयर में बढ़ावा मिलेगा इसमें, मतलब अच्छे तरीके से हेल्थ केयर हो पाएगी लोगों की। कैंसर केयर सेंटर सेटअप किए जाएंगे, लोगों को अफोर्डेबल कैंसर का इलाज करवा सके इसके लिए। टोटल कैंसर केयर सेंटर सेटअप किए जाएंगे इंडिया में 200 कैंसर केयर सेंटर होंगे। विल सेटअप फॉर अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है, इसको ईजी करने के लिए आने वाले 3 सालों के अंदर ये सेटअप कर दिए जाएंगे लगभग हॉस्पिटल, और ये ज़्यादातर इनका फोकस जो है ना वो रहेगा बिहार के अंदर ही रहेगा। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, एक नई योजना है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। इस योजना का टारगेट ये है कि बच्चों को स्कूली एजुकेशन और हायर एजुकेशन जो है ना उसके लिए इंडियन लैंग्वेज में डिजिटल बुक मिल सके। डिजिटल बुक, ये डिजिटल बुक क्या होते हैं सर? डिजिटल बुक का मतलब जैसे मैं इस क्लास का आपको पीडीएफ दूं, इस क्लास का पीडीएफ ऐसे आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? आपको मिलेगा अपना जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल कौन सा? अपना स्टार IQ एजुकेशन, ठीक है ना। इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ले सकते हैं इस क्लास का पीडीएफ। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन को देखो स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 2019 को। टारगेट ये था इसके अंदर क्या? हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, ये टारगेट था। 55 लीटर पानी देना था पर पर्सन देना था, और पर डे देना है। भाई एक घर में मान लेते हैं 5 लोग रहते हैं, तो 55 गुणा में 5 कर दीजिएगा, इतना पानी पर डे मिलेगा। टारगेट इसका इनिशियली था 2024 में इसको पूरा भी कर ले हम लोग, लेकिन अब ये पूरा तो नहीं हो पाया है, और अब इसको टारगेट बढ़ा दिया है, 2028 तक पूरा करेंगे। और सबसे पहला इसमें जो 100% पूरा किया था वो राज्य गोवा था। 2 नंबर पे राज्य जो था ना उसका नाम तेलंगाना था। 3 नंबर पे जिसने पूरा किया था वो राज्य था इसमें हरियाणा। नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य था? नॉर्थ ईस्ट का राज्य अरुणाचल प्रदेश है। हाल ही में किसने पूरा किया है? तो हाल ही में पंजाब ने पूरा किया है। 2028 तक का टारगेट जो है ना इसको बढ़ा दिया गया है। अभी 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया था। एम इसका यही था, हर घर के अंदर साफ और शुद्ध पानी मिल सके पीने के लिए। इसके लिए टोटल 67,000 करोड़ भी लगाए हैं सरकार ने। 67,000 करोड़ रुपए बजट दिया है इसके लिए। शहरी चुनौती निधि, अर्बन चैलेंज फंड, इसके लिए पैसा लगाया है कितना? 10,000 करोड़। ये गलती से लिखा गया, 10,000 करोड़ लगाया है इसके लिए, ठीक है ना। 10,000 करोड़ लगाया है टोटल 2025-26 के लिए। ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा मिलेगा इससे, ठीक है। और इससे सिटी को ग्रोथ मिलेगी। सिटी के अंदर जो जितने भी आपके डेवलपमेंट होंगे, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट होंगे सिटी के अंदर, वाटर और सैनिटाइजेशन, सीवरेज वगैरह की व्यवस्थाएं हैं वो सुधरेगी। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है, केंद्रीय बजट 2025 में समुद्री विकास निधि के लिए एक प्रस्तावित राशि क्या है? तो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के लिए जो टोटल पैसा है वो कितना है आपका? 25,000 करोड़ है, ठीक है ना। कितना पैसा है इसके लिए? 25,000 करोड़ जो है ना इसके लिए टोटल पैसा है। फंड विल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड लो कॉस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, और इससे जो है ना बेसिकली क्या होगा, भारत की जो स्वदेशी जहाज, एक तो स्वदेशी जहाज बनेगी, इसके अलावा ब्लू वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। ब्लू वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जिसमें आपके जो बीच होते हैं ना वो साफ सुथरे होते हैं। जितने भी बीचेज होते हैं वो सारे साफ सुथरे बीचेज होते हैं आपके, साफ सुथरे बीचेज होते हैं आपके, तो उनको बोला करते हैं हम लोग ब्लू वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन,
इसके तहत विकसित भारत एज पर द यूनियन बजट 2025, देखो हम लोग 2025 के अनुसार विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए प्रस्तावित राशि क्या है। तो परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए प्रस्तावित राशि है टोटल कितनी, 20,000 करोड़ की प्रस्तावित राशि है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है उसको बढ़ावा मिल सके। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है वो सेटअप करेंगे। एटलीस्ट 5 स्वदेशी SMR सेटअप करेंगे, 2033 तक हम ऐसा कर देंगे। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए हम लगा रहे हैं। 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के थ्रू। उड़ान योजना है एक। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है, उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका फुल फॉर्म है। तो उड़ान योजना के चलते हुए टोटल हम 120 मतलब रीजनल कनेक्टिविटी में बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तो क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए उड़ान योजना के तहत 120 गंतव्यों को लक्षित किया गया है। आने वाले सालों में हम 4 करोड़ पैसेंजर्स को हवाई यात्रा करवाना चाहते हैं। इसमें यह है कि 1 घंटे की कोई फ्लाइट है, अगर 1 आवर की कोई फ्लाइट है तो वो 2,500 से ऊपर रुपए की ना हो, 2,500 रुपए तक की ही हो, 1 घंटे से ऊपर की कोई फ्लाइट हो तो। और इसमें क्या है, अभी नए 3 एयरपोर्ट भी आया है। जैसे एक नया रीवा एयरपोर्ट आया है, ये MP के अंदर आया है। एक आया है अंबिकापुर एयरपोर्ट, ये छत्तीसगढ़ के अंदर आया है। एक आया है सहारनपुर एयरपोर्ट आया है, ये यूपी के अंदर। ये 3 नए एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किए हैं। इस योजना को 2016 में लॉन्च किया गया था। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, इसके अंडर आती है ये योजना। बिहार में भी कुछ होगा इस बार, जैसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाले होंगे। इसके अलावा एक्सपेंशन होगा पटना एयरपोर्ट का। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट जो बना वो पटना में ही बनेगा एक्चुअली। एक वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट है, उस पर भी फाइनलाइज होने वाला है। तो ऐसे कई सारे हैं हमारे पास में हमारे, ठीक है। देश भर में कितने पर्यटन स्थल राज्यों के साथ साझेदारी में चुनौती मोड के माध्यम से विकसित किए जाएंगे। टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मतलब भारत के अंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ावा मिलेगा। पूरे भारत में राज्यों के साथ मिलके 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उनको बढ़ावा मिलेगा। तो टोटल 50 इसका ठीक आंसर रहेगा। इससे इकोसिस्टम बढ़ता है। स्कूलों में हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाएगा, स्कूलों में हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। अब हाई स्पीड इंटरनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, स्कूलों को कनेक्ट करना पड़ेगा किसके थ्रू, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के थ्रू। और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमें स्कूलों को, सारे सरकारी स्कूलों को जो ना कनेक्ट करना है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को भी कनेक्ट करना है। इसलिए भारतनेट परियोजना जो है वो लगेगी। तो मतलब इस परियोजना के चलते हुए सभी सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव है, इसके लिए पैसा कितना दिया है, इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए दिया है। यूनिफील्डेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल ट्रेड को सेटअप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा, भारत ट्रेड नेट, BTN जिसको कहते हैं हम लोग, BTN। इसे इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो ठीक ढंग से हो पाएगा। इस बार कोई टैक्स नहीं लगेगा। कितने रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा, 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा, कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 12 लाख से ऊपर भी कमाते हो, मतलब 75,000 ऊपर कमाते हो, और आप सैलरीड पर्सन हो, मतलब आपको परमानेंट एक सरकारी नौकरी के चलते मान लो सैलरी मिल रही है, तो आपको 75,000 पे भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका किराया लगता है भाई ऊपर का, या किराया इन द सेंस कि आपका हाउस रेंट लगता है, कार का आपका जैसे मान लेते हैं पेट्रोल डीजल लगता है, आने जाने का बस ट्रेन का किराया लग सकता है, तो आप क्लेम ले सकते हो। मतलब फॉर सैलरीड टैक्स पेयर हु कैन क्लेम डिडक्शंस लिमिट 12,75,000। मतलब आपका अगर 12 लाख तक तो वैसे कोई टैक्स देना ही नहीं है, अगर 75,000 भी ऊपर हो जाते हैं तो भी आपको टैक्स नहीं देना है। ये आपके डिडक्शन हो जाएगी हाउस रेंट वगैरह जैसे होते हैं ना उनके अंदर। लेकिन नेक्स्ट का ना थोड़ा मैथमेटिक्स समझना है। नया टैक्स रिजीम क्या है, 0 से 4 लाख कोई पैसा नहीं, 4 से 8 लाख में 5% है, 8 से 12 में 10% है, 12 से 16 में 15% है, 16 से 20 में 20% है, 20 से 24 में 25 है, और 24 से ऊपर 30 है। आप अभी कह रहे थे सर कि 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर ये क्या है, 4 लाख तक और उसके बाद तो लग रहा है। आइए इसको समझते हैं। मान लो एक आदमी जो है ना वो साल के कमा रहा है 15 लाख कमा रहा है। एग्जाम्पल से मान लो कि एक आदमी साल के 15 लाख कमा रहा है, तो अगर 12 लाख से ऊपर आप 15 कमा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बचे हुए जो 3 लाख है इसी पे टैक्स देना है, नहीं। फिर आप इस टैक्स स्लैब से बाहर आ गए हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इस पूरा कंप्लीट, फिर आप इस स्लैब में आओगे।
भैया आप 15 लाख रुपए साल के कमा रहे हो ना, तो आपको शुरू के 4 लाख पे तो कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, अगले 4 लाख पे 5% लगेगा, अगले 4 लाख पे 10% लगेगा, अगले 3 लाख पे 12 से 16 में 3 लाख हो गए ना, 15 लाख तक आपके, उस पे 15 लगेगा। यूं मान के चलो कि आपके सालाना 15 लाख की इनकम है, तो शुरू के 4 लाख पे आपको कोई रुपए नहीं लगेगा, अगले 4 लाख पे आपको 5%, 4 लाख का 5% होता है 20,000, अगले 4 लाख पे आपके लगेंगे 10%, तो 4 लाख का 10% होता है 40,000 रुपए, और फिर अगले 3 लाख पे लगेगा 15%, 3 लाख का 15% होता है 45,000, तो ये 20, 40, 45 और प्लस 0 जोड़ेंगे तो टोटल आपका ये वाला टैक्स बनता है। ये याद रखना आप लोग। तो कई बार बच्चे सोच रहे हैं कि ये टैक्स स्लैब क्या है, तो आप 12 लाख तक कमाते हो या 12,75 तक कमाते हो तो कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा, लेकिन अगर आप स्लैब में ऊपर चले जाते हो, भी 15 कमा रहे हो, 16 कमा रहे हो, 20 कमा रहे हो, फिर आप जो है शुरू से फिर इसमें आओगे, फिर शुरू के 4 लाख पे कुछ नहीं लगेगा, फिर 4 से 8 पे लगेगा, ऐसे इस तरीके से परसेंटेज काउंट होते हैं ये वाले। ठीक है, पहले ये लिमिट 7 लाख की थी, अब ये 12 लाख कर दी है। केंद्रीय बजट 2025 के तहत कैंसर, पुरानी और दुर्लभ बीमारियों के लिए कितनी जीवन रक्षक दवाएं, जो बेसिकली एक ऐसी दवाइयां हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, इनको सस्ता कर दिया। टोटल 36 दवाइयां हैं, इनके ऊपर एक्चुअली कैपिटल गुड्स और के साथ साथ जो है ना और भी मोबाइल की बैटरीज वगैरह है, उन पे भी कस्टम ड्यूटी कम की है, इन पे भी कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो कम कर दी है, जिससे ये सस्ती हो जाएगी। स्ट्रीट वेंडर, एक 2020 में पीएम स्वनिधि योजना स्टार्ट की गई थी, उनको उस टाइम पे 10,000 रुपए मिला करते थे, गारंटी फ्री लोन मिलता था। अब इनको बढ़ा के 30,000 रुपए कर दिया, 30,000 रुपए तक का ये लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है ये, इसको सबसे अच्छे से अप्लाई करने वाला भारत का राज्य एमपी है, मध्य प्रदेश। जन विश्वास बिल 2.0, इसमें टोटल 100 से ज्यादा, मतलब जन विश्वास विधेयक 2.0 के तहत कितने प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया है? 100 से ज्यादा। इट विल रिमूव क्रिमिनल प्रोविजन ओवर 100+ आउटडेटेड लॉ, बहुत पुराने नियम थे जिनका अभी कोई यूज नहीं है, उनको हटा दिया गया है। सिविल फाइन वगैरह बहुत सारे होते थे, पेनल्टीज वगैरह की, वो सब रिप्लेस कर चुके हैं। इससे क्या है कि बिजनेस को थोड़ा ईजी कर सकते हैं कंट्री के अंदर। अगला, 1 लाख से ज्यादा हाउसिंग, मतलब 1 लाख से अधिक आवास परियोजना को पूरा करने के लिए एक फंड है जिसका नाम है आपका स्वामी फंड है। तो ये जो फंड है, इस फंड के तहत कितना पैसा दिया गया है? टोटल 15,000 करोड़ दिया गया है। गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट इन्वेस्टर के थ्रू ये पैसा आएगा। एफडीआई लिमिट है इंडिया के अंदर, वो नए प्रस्ताव के तहत भारत के बीमा क्षेत्र के लिए नई प्रत्यक्ष विदेशी सीमा वो कितनी रखी गई है? 100% रखी गई है। भाई अगर कोई बाहर का फॉरेन इन्वेस्टर कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो कर सकती है। पहले 74 तक कर सकते थे, अब 100% तक फंड कर सकती है। इससे हमारा एफडीआई बढ़ेगा तो नए रोजगार भी आते हैं भारत में इसमें। बुनियादी ढांचे की संस्था के कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना है, वो कौन चला रहा है? वो चलाएगा NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, कौन सी संस्था ने सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों और ग्रामीण लोगों को आसान ऋण देने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर प्रणाली बनाई है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ताकि लोगों को आसानी से लोन मिल सके। हमारे भारत में पैसा कहाँ से आता है, ये बात मैंने पहले वैसे पढ़ा दी थी। तो 24% हमारा जो आता है वो हम लेते हैं, उधार लेते हैं। 22% इनकम टैक्स से आता है, 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आता है, 18% जीएसटी से, 17% कॉर्पोरेट टैक्स से, 4% कस्टम ड्यूटीज, 1% नॉन डेट कैपिटल रेसिपेंट से और 9% नॉन टैक्स रेसिपेंट से। जा कहाँ रहा है पैसा? 4% पेंशन में जा रहा है, 20% ब्याज चुकाने में जा रहा है, 8% कुछ खर्चे और भी हैं, 8% हमारी केंद्र सरकार की स्कीम है, 8% हम फाइनेंस कमीशन में जा रहा है, 22% राज्यों के साथ टैक्स शेयर कर रहे हैं, डिफेंस पे 8% जा रहा है, कुछ सब्सिडी पे 6% जा रहा है, कुछ राज्य और केंद्र सरकार दोनों की स्कीम है उनमें 16% पैसा जा रहा है। 25-26 का राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिशिएट है, वो कितना रहने का अनुमान है? 25-26 का 4.4 रहने का है, 24-25 का 4.8 का था। फिस्कल डेफिशिएट होता क्या है? टोटल खर्चा माइनस टोटल कमाई, ये जितना कम होगा उतना ही देश के लिए अच्छी बात है। ठीक है, चलिए सर, डिफेंस को सबसे ज्यादा पैसा दिया इस बार, याद रख लेना बस एक ही बात आप, 491 732, बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट है पर सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस के पास में था आपका। ठीक है, चलिए सर, यही था आज का हमारा सेशन। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना।